दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर है आपका मैनेजमेंट ऑफ लैंड एंड अदर प्रॉपर्टीज़ बाय ग्राम पंचायत। तो क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू एंट्रस्ट लैंड टू ग्राम पंचायत और एनी अथॉरिटी, और व्हाट आर द थिंग्स विच मे बी एंट्रस्टेड टू अ ग्राम पंचायत और अदर लोकल अथॉरिटी बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो आपका ये आंसर क्या है, देखो पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट की क्या पावर है कि वो भैया जब ग्राम पंचायत को लैंड एंट्रस्ट करती है, किसी भी अथॉरिटी को एंट्रस्ट करती है, रिपोज करती है, कोई कॉन्फिडेंस रिपोज करती है, तो उसकी क्या क्या पावर होती हैं स्टेट गवर्नमेंट की, राज्य सरकार की क्या क्या पावर होती हैं। उसके बाद और व्हाट आर द थिंग्स, यानी कि क्या ज़रूरतें होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं विच मे बी इंटरेस्टेड टू अ ग्राम पंचायत, जो कि ग्राम पंचायत को दी जा सकती है, इंटरेस्ट की जा सकती है, जिसमें आपका जो है न्यास रिपोज किया जा सकता है। तो वो क्या क्या चीज़ है। और अदर लोकल अथॉरिटी या कोई भी स्थानीय निकाय है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या चीज़ें दी जा सकती हैं। बेसिकली ये है क्वेश्चन का मतलब। तो ये आपका सेक्शन 59 प्रोवाइड कराता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, राज्य सरकार जो है, वो सारी या कुछ थिंग्स जो कि स्पेसिफाइड हैं 59 क्लॉज 2 में, उसको जो कि स्टेट गवर्नमेंट में वेस्ट करती हैं, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की उस पर टोटल अथॉरिटी है, तो वो ग्राम पंचायत या लोकल अथॉरिटी को उसमें जो है सुपरिंटेंडेंस के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए यानी संरक्षण के लिए, या मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, या फिर कंट्रोल के लिए, नियंत्रण के लिए, वो जैसे भी प्रोविज़न जो दे रखे हैं कोर्ट के अंतर्गत, उसके हिसाब से उनको वो चीज़ें दे सकती है कि आप भैया सुपरिंटेंडेंट कीजिए, आप देखभाल कीजिए, आप जो है संरक्षण कीजिए, आप मैनेजमेंट कीजिए, ठीक है, और आप जो है भैया क्या कहते हैं इसका नियंत्रण कीजिए। तो ये आपका जो है 59 में बताया गया है। अब कौन कौन सी चीज़ें इंटरेस्ट की जा सकती हैं 59 क्लॉज 2 देखते हैं हम। तो ये कहता है कि ग्राम पंचायत या लोकल अथॉरिटी पे ये चीज़ें आपकी दी जा सकती हैं, जो कि 59 क्लॉज 1 में आपका जो है पावर है, और 59 क्लॉज 2 में आपकी कौन कौन सी चीज़ें हैं वो देखते हैं हम। पहली चीज़ है आपकी लैंड। लैंड वो आपकी कल्टीवेबल भी हो सकती है, यानी कि उसको जो है क्रॉप की तरह यूज भी किया जा सकता है या क्रॉप की तरह यूज ना भी किया जा सकता है। तो उसमें दोनों प्रकार की लैंडें आती हैं। एक्सेप्ट, अब उसमें कौन सी लैंड नहीं आती, याद रखने योग्य बात है, लैंड फॉर द टाइम बीइंग कंप्राइज्ड इन एनी होल्डिंग और ग्रोव, यानी कि अगर मान लो कोई ग्रोव लैंड है या फिर किसी भी और होल्डिंग में अगर वो कंप्राइज करती है, ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब अगर वो ग्रोव लैंड है तो एक्सेप्शन है, बाकी हम सारी लैंड है इसमें जो है दे सकते हैं। उसके बाद ग्रोव स्टैंडिंग ऑन ग्राम पंचायत लैंड, मान लो कोई ग्रोव जो है, ग्रोव में पहले बता चुका हूँ, ऐसे पेड़ जिसके होने के बाद कोई दूसरी चीज़ ना हो पाए, तो वो ग्रोव लैंड में आता है। तो ग्रोव स्टैंडिंग ऑन ग्राम पंचायत लैंड, मानो ग्राम पंचायत की ज़मीन पे आपका ग्रोव आपका जो है खड़ा है, या पास्चर लैंड, या फिर जो है आपकी चरवाही वाली ज़मीन है, या फिर ग्रेव यार्ड, या आपका शमशान घाट है, या आपका क्रिमेशन ग्राउंड है, या आपके मैन्योर पिट्स हैं, यानी कि जो मैन्योर पिट्स वो होते हैं जो कि क्या कहते हैं आपका, जिसमें कीचड़ आके इकट्ठा होता है, वो मैन्योर पिट्स होते हैं। और खलियान्स, ठीक है, या फिर चाक रोड्स, लिंक रोड, सेक्टर रोड, लैंड इन रिवर बेड, ओके, और आपका सड़क खंती, लैंड इन रिवर बेड होता है जो आपके जैसे मान लो जहाँ मिट्टी विट्टी आप यूज़ करते हो वो गड्ढा सा हो गया हो, ठीक है, तो उस जगह को कहते हैं सड़क खंती, और या फिर सलेज फार्म्स। तो ये आपकी जो है, ये आप जो है इसको इंटरेस्ट कर सकते हैं ग्राम पंचायत या लोकल या स्थानीय निकाय को। फिर उसके बाद फॉरेस्ट एंड फिशरीज़, फॉरेस्ट एंड फिशरीज़ को भी आप दे सकते हैं। फॉरेस्ट मतलब होता है आपका जंगल, और फिशरीज़ मतलब होता है जो मत्स्य पालन जो होता है वो आपका, आप भी इंटरेस्ट कर सकते हैं आप ग्राम पंचायत में किसी भी लोकल अथॉरिटी में। उसके बाद ट्री अदर देन ट्री in a holding or a boundary of a holding in a grove, आबादी और any trees on occupied unoccupied land, अगर मान लो कोई अनऑक्यूपाइड लैंड है जिसका कोई भी मालिक नहीं है, उस पर मान लो ट्री या ग्रोव ट्री है, तो उसको हम जो है उसको भी हम जो है मतलब ग्रोव ट्री वाली को नहीं दे सकते जो अनऑक्यूपाइड लैंड है, तो उसको नहीं दे सकते। बाकी सारे ट्रीज़ को हम जो है ग्राम पंचायत या लोकल अथॉरिटी को आप जो है इंटरेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हाट बाज़ार, जो हाट लगती हैं, बाज़ार लगती हैं, जैसे हमारे यहाँ गांव में बाज़ार लगती है सोमवार और शुक्रवार की, तो उसका ठेकेदारी करते हैं लोग, यानी कि जब ये जो बाज़ार में आते हैं लोग, इनसे मान लो, तब तो जब मेरे टाइम पे तो 3 या 5 रुपये लिए जाते थे। अब मैं करीब यार 4-5 साल से बाहर हूँ घर से, तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो 4-5 रुपये नहीं होंगे तो आप 15-20 रुपये होंगे। हर एक जो है आपका
जो बेचने वाला होता था, सब्जी बेचने वाला, वो देता था, ठीक है। तो हाट, बाजार्स, मेलाज, टैंक्स, पॉन्ड, वाटर चैनल्स, प्राइवेट फेरीज, पाथवेज एंड आबादी साइट्स, तो ये ग्राम पंचायत में आप रिपोज कर सकते हैं, और ये आप जो है किसी भी लोकल अथॉरिटी में आप जो है रिपोज कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। उसके बाद सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ ट्रेजर ट्रोव एक्ट 1878 एनी प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड इन सेक्शंस 55 एंड बिलोंगिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो भैया हम जो है ट्रेजर ट्रोव एक्ट के अधीन रहते हुए कोई भी प्रॉपर्टी जो कि आपके सेक्शन 55 ऑफ द एक्ट में स्पेसिफाई है और स्टेट गवर्नमेंट को बिलोंग करती है, तो हम उसको भी जो है ग्राम पंचायत या आपका लोकल अथॉरिटी को आप जो है दे सकते हैं, ठीक है। अब जो है एवरी लैंड और अदर थिंग का क्या मीनिंग है, ठीक है, वो देखते हैं। एवरी लैंड और अदर थिंग का मीनिंग है जो कि आपका ग्राम पंचायत में बेस्ड है या किसी भी लोकल अथॉरिटी में बेस्ड है, ठीक है, जो कि आपके यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1953 या यूपी इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट 1960 के तहत आपका वेस्टेड है ग्राम पंचायत में। उसके बाद दूसरी कौन सी है, दूसरा ऑप्शन है इसमें, प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ अ ग्राम पंचायत और एनी लोकल अथॉरिटी अंडर एनी ऑफ द इनेक्टमेंट्स रिपील बाय दिस कोड, ठीक है। तो कोई भी ऐसा चार्ज जो कि ग्राम पंचायत के अंदर निहित हो या फिर किसी भी स्थानीय निकाय के अंदर निहित हो, जो किसी भी इनेक्टमेंट से आया हो, मान लो वो इनेक्टमेंट इस कोड के द्वारा मान लो वो रिपील हो गया है, तो वो भी इसमें जो है आपका एवरी लैंड और अदर थिंग में आएगा। उसके बाद अदरवाइज कमिंग इनटू पोजीशन ऑफ ग्राम पंचायत, मतलब किसी भी और कारण से जो है पोजीशन में आ जाए ग्राम पंचायत के या किसी भी स्थानीय निकाय के, ठीक है, जो कि आफ्टर और बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कोड हो सकता है, तो वो भी इसमें एवरी लैंड और अदर थिंग में आपका इंक्लूड किया गया है। तो वो क्या किया जाएगा, शैल बी डीम्ड टू बी इंटरेस्टेड टू सच ग्राम पंचायत और अदर लोकल अथॉरिटी एज द केस में बी with effect from the date of commencement of this code or from the date of such coming into possession for the purpose of superintendence, preservation, management and control in accordance with the provision of the code, ठीक है। तो ये आपका एवरी लैंड और अदर थिंग्स में आपका आ जाता है। उसके बाद पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू अमेंड, वेरी, रिसाइंड इट्स अर्लियर ऑर्डर, ठीक है। तो वो क्या क्या है, एज पर सेक्शन 59 क्लॉज 4 द स्टेट गवर्नमेंट, जो आपका राज्य सरकार है, वो क्या कर सकती है, बाय अ सब्सिक्वेंट ऑर्डर टू बी पब्लिश्ड इन मैनर प्रेस्क्राइब्ड, क्या कर सकती है, ऐड कर सकती है, आपका चेंज कर सकती है, अमेंड कर सकती है, वेरी कर सकती है, रिसाइंड कर सकती है, कोई भी अर्लियर ऑर्डर जो कि उसने 59 क्लॉज 1 में आपका इशू किया हो। उसके बाद किसी भी लैंड को आपका कन्वर्ट कर सकती है जो कि इंटरेस्टेड है या डीम्ड टू बी इंटरेस्टेड है, ठीक है, या ट्रांसफ़र किया गया है किसी भी ग्राम पंचायत या किसी भी स्थानीय निकाय को, ठीक है, जो कि आपका सेक्शन 72 क्लॉज 1 में कवर आपका नहीं किया गया है, या फिर आपका जो है कोई भी जो लैंड है आपकी 77 क्लॉज 1 में आपकी कवर की गई है, तो वो भी इसमें आपका आता है। उसके बाद किसी भी लैंड को आप जो है मतलब आप जो है किसी भी ऑर्डर को आप अमेंड कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, रिसाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब वो किससे मैटर रिलेटेड हो, तीसरा पॉइंट में आपका ये है, कोई भी ट्रांसफ़र टू एनी अदर ग्राम पंचायत और एनी लोकल अथॉरिटी, हम कोई भी लैंड या कोई भी थिंग उसमें इंटरेस्टेड है या डीम टू बी इंटरेस्टेड है, क्योंकि 59 क्लॉज 1 या 59 क्लॉज 3 फॉर सुपरविजन, फॉर सुपरिंटेंडेंस, प्रिजर्वेशन, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, ठीक है, ये पूरे में यही मेंशन है। उसके बाद रिज्यूम एनी लैंड और अदर थिंग टू बी इंटरेस्टेड, उसको रिज्यूम करा सकते हैं, ठीक है, जो कि ट्रांसफ़र की गई है या जो कि निहित कर दी गई है, या फिर कोई भी हम कंडीशन या रिस्ट्रिक्शंस आपका इम्पोज कर सकते हैं जो कि क्या कहते हैं आपके सुपरिंटेंडेंस, प्रिजर्वेशन, मैनेजमेंट, कंट्रोल, इन सब पावर के अधीन हो, ठीक है। तो ये आपका ख़त्म हो गया यहाँ क्वेश्चन। उसके बाद व्हाट इज़ द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू चेंज द क्लास ऑफ पब्लिक यूटिलिटी लैंड, ठीक है। तो क्या क्या पावर होगी स्टेट गवर्नमेंट की कि वो चेंज करे क्लास ऑफ पब्लिक यूटिलिटी लैंड। तो आंसर है आपका 77 क्लॉज 2 या 77 क्लॉज 3 या 77 क्लॉज 4 आपका ले डाउन करता है प्रोविजन रिलेटिंग टू पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि राज्य सरकार की क्या पावर होती है कि वो चेंज करता है क्लासेस ऑफ पब्लिक यूटिलिटी लैंड। तो जो वो क्या करता है, जो पब्लिक यूटिलिटी लैंड है उनकी क्लास को आपका जो है चेंज करता है, ठीक है। सेक्शन 77 क्लॉज 2 प्रोवाइड कराता है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कंट्रेरी कंटेंड इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस कोड वेयर एनी लैंड और इट्स पार्ट specified in section 77 clause 1 is surrounded by or in between
or on the edges and it is necessary for the public purpose, the state government may change the class of such public utility land. If the class of public utility land is आपका changed, then any other land equivalent to or more than that of aforesaid public utility land shall be reserved for the same purpose in the same of a nearby gram panchayat or local authority. State government may also permit the exchange of land under section 10 101 ऑफ द कोड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अब मैं आपको समझा रहा हूँ, ये पढ़ दिया है मैंने, अब समझा रहा हूँ। सेक्शन 77 क्लॉज 2, सेक्शन 77 क्लॉज 3 या सेक्शन 77 क्लॉज 4, ठीक है, वो आपका पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार की पावर से रिलेटेड है कि कोई भी आपकी जो पब्लिक यूटिलिटी लैंड है उसको हम उसकी क्लास को चेंज कर सकते हैं, उसकी क्लास को चेंज कर सकते हैं, मतलब उसको प्राइवेट यूज़ के लिए भी हम जो है ला सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं वो देखा जाएगा। ठीक है, तो आपका इसमें ये कहा गया है कि कोई भी लैंड या कोई भी उसका पार्ट जो कि या तो सराउंडेड है, ठीक है, या किसी भी एरिया ऐसे में है जो कि क्या कहते हैं पब्लिक पर्पज़ के लिए आपका यूज़ किया जाता है, तो स्टेट गवर्नमेंट ऐसी क्लास को, ऐसी जो लैंड है उसको चेंज कर सकती है। ठीक है, अब वो चेंज कैसे करेगी, तो कोई भी किसी भी एनी अदर लैंड में जो कि इक्विवेलेंट होगी या पब्लिक पर्पज़ के लिए आपका जो है उसके इक्विवेलेंट होगी या मोर देन दैट ऑफ, यानी कि उससे कम नहीं होगी, या तो उससे ज़्यादा हम बना सकते हैं उसको पब्लिक यूटिलिटी लैंड, या फिर हम उससे जो है उसके इक्विवेलेंट कर सकते हैं। तो ये इसमें कहा गया है। ठीक है, तो वो उसी पर्पज़ के लिए हम रिजर्व कर देंगे। ठीक है, पता है नियर बाई पर्पज़ के लिए। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस के बारे में बता रहा है आपका, यानी कि एज नियरली एज पॉसिबल फॉर द पर्पज़। ठीक है, आप जो है उसको सर्व करा सकते हो। ठीक है, उसमें ज़्यादा हो सकता है, इक्विवेलेंट हो सकता है, बट कम नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो आप डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस कर रहे हो एज नियरली एज पॉसिबल, तो यू मस्ट बी ईदर इक्विवेलेंट और मोर देन दैट ऑफ द पर्पज़ विच द लैंड इज सर्विंग बिफोर। ठीक है, तो आप उस तक कर सकते हो, उस हद तक कर सकते हो, उससे कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस से थोड़ा मिलजुल खाता है। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट में ऑल्सो परमिट द एक्सचेंज ऑफ लैंड। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की ये डिस्क्रिशन भी है कि वो परमिट भी कर सकती है कि आप जो है पब्लिक यूटिलिटी लैंड को आप एक्सचेंज कर सकते हैं सेक्शन 101 ऑफ द कोड के तहत। ठीक है, अब उसके बाद देखो फिर है क्लासेस ऑफ एनी पब्लिक यूटिलिटी लैंड मे बी चेंज्ड ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस। हर एक केस में नहीं करेंगे, कुछ ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज होंगे या कुछ ही एक्सेप्शनल केसेस होंगे, इनमें जो है पब्लिक यूटिलिटी लैंड की क्लास को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हर एक केस में नहीं करेंगे। तो ठीक है, अब वो कौन कौन सी है, द रीजन फॉर चेंजिंग द क्लास ऑफ पब्लिक यूटिलिटी लैंड शैल बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। तो जो आपका कारण है पब्लिक यूटिलिटी लैंड का, ठीक है, वो आपको बताना पड़ेगा और रिकॉर्ड इन राइटिंग में, यानी राइटिंग में बताना पड़ेगा कि आप इस रीजन की वजह से भैया जो है चेंज कर रहे हो। ठीक, तो ये आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद आपका सेक्शन 77 क्लॉज 3 प्रोवाइड कराता है कि स्टेट गवर्नमेंट जब चेंज कर रहा है किसी भी क्लास ऑफ लैंड को या परमिटिंग कर रहा है एक्सचेंज को, तो वो जो है क्या करेगा, लोकेशन को कंसीडर करेगा। ठीक है, पब्लिक यूटिलिटी को देखेगा और लैंड की सूटेबिलिटी को भी ध्यान में रखेगा कि वो लैंड किस चीज़ के लिए सूटेबल है, अधिक सूटेबल है। ठीक है, तो उसी हिसाब से भैया चेंज या एक्सचेंज करेंगे। ठीक, अब सेक्शन 77 क्लॉज 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंडेट लगाता है किस पे, कलेक्टर पे, ये ड्यूटी लगाता है कलेक्टर पे कि वो जो है आपका ऑर्डर करेगा रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एंड खतौनी। ठीक है, कि भैया वो जैसे ही मान लो अगर आपने चेंज हो गया, एक्सचेंज हो गया, तो आप तुरंत के तुरंत कलेक्टर जो है तुरंत नहीं तो मान लो 30 या 35 दिन तो मान ही लो, तो आप जो है कलेक्टर की ड्यूटी है कि आप उस नेचर को जब वो चेंज हो गया तो आप उसको जो है रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स में आप जो है भर दीजिए, खतौनीज में भर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका 77 क्लॉज बताता है। ठीक, 4 बताता है। तो ये आपका यहाँ ख़त्म होता है क्वेश्चन। अगर न समझ में आया हो तो फिर मैं आपको समझा देता हूँ। सेक्शन 77 क्लॉज 2 या सेक्शन 77 क्लॉज 3 या सेक्शन 77 क्लॉज 4, ये 3 आपके सेक्शंस हैं। तो इसमें सबसे पहला है आप चेंज कर सकते हो, और किस हद तक चेंज कर सकते हो, तो डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस अप्लाई होती है, या तो इक्विवेलेंट या एज नियरली एज पॉसिबल, या फिर जो है आप थोड़ा सा ज़्यादा उसको इतना चेंज कर सकते हो। आप एक्सचेंज भी कर सकते हो, तो एक्सचेंज करने के लिए आपको 101 ऑफ द कोड में जाना पड़ेगा। ठीक है, अब जब आप जो है एक्सचेंज कर रहे हो, ठीक है, तो आप जो है
हर एक सर्कमस्टेंसेस में एक्सचेंज नहीं कर सकते। यू शुड हैव टू सी, मतलब आपको क्या देखना पड़ेगा कि देर इज सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज एग्जिस्टिंग, ठीक है। अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज एग्जिस्ट कर रहे हैं तो यू मस्ट रिकॉर्ड इट इन राइटिंग, ठीक है। आप राइटिंग में रिकॉर्ड कीजिए, देन यू कैन गो ऑन, ठीक। तो ये इसका है। उसके बाद जो है स्टेट गवर्नमेंट जब चेंज कर रहा होगा या वो चेंज कर रहा होगा, तो बस 3 चीज़ें आपका ध्यान रखिएगा कि क्या लोकेशन है, क्या पब्लिक यूटिलिटी है और क्या सूटेबिलिटी ऑफ लैंड है। जब आप चेंज कर रहे हो या एक्सचेंज कर रहे हो तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद जब 77 क्लॉज में आपने चेंज कर दिया 3 में, तो आप जो है 77 क्लॉज 4 में आप जो है कलेक्टर की ड्यूटी बन जाती है कि भैया वो जो है उसको क्या करेगा, उसको रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में आपका दर्ज करवा देगा। तो ये आपका यहाँ ख़त्म होता है। धन्यवाद। उसके बाद नया क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। नया क्वेश्चन है भैया आपका, देखते हैं नया क्वेश्चन क्या है। एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशन, पावर, फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ लैंड मैनेजमेंट कमेटी और भूमि प्रबंधक समिति, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन, पावर और फंक्शंस क्या क्या हैं लैंड मैनेजमेंट कमेटी के या भूमि प्रबंधक समिति के। देखो ये लैंड मैनेजमेंट कमेटी या भूमि प्रबंधक समिति हम वहाँ भी पढ़ेंगे जहाँ हम यूपी पंचायती राज एक्ट करेंगे। तो अगर यहाँ दे रखा है तो यहीं देख लेते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं उसमें, ठीक है। तो ये भी देख लेते हैं, क्योंकि देखो यूपी रेवेन्यू कोड इज द कंसोलिडेशन ऑफ मैनी एक्ट, ठीक है, विच आर देयर इन द यूपी। तो आपको इसमें भी पढ़ना पड़ेगा ही ऑब्वियस है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 28A ऑफ यूपी पंचायती राज एक्ट 1947, वो स्टेट करता है कि ग्राम पंचायत जो होगी वो भूमि प्रबंधक समिति होगी और वो क्या करेगी, वो सारी डिस्चार्ज करेगी ड्यूटीज़ टू अपकीप, प्रोटेक्शन और सुपरविजन ऑफ ऑल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू, वेस्टेड इन और हेल्ड बाय दी ग्राम पंचायत। 3 चीज़ें हैं इसमें, या तो ग्राम पंचायत को बिलोंग करती हो, या ग्राम पंचायत में वेस्ट करती हो, या ग्राम पंचायत के द्वारा होल्ड की जाती हो, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो उसका जो है आप अपकीप कर सकते हो, आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, आप उसका सुपरविजन कर सकते हो। तो ये आपका जो है भूमि प्रबंधक समिति का कार्य होता है, ठीक। और जो है ये जो है जो आपका 117 ऑफ द रिपील्ड 1950 जो एक्ट था उसमें था, अभी जो है सेक्शन 59 में आपका दे रखा है, ठीक। भूमि प्रबंधक समिति पहले आपका सेक्शन 117 में था 1950 के एक्ट का, यूपीजेडएलआर का। अब जो है सेक्शन 59 ऑफ द कोड में ये दे रखा है। अब उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है, भूमि प्रबंधक समिति का क्या जो है संविधान होता है, क्या उसका जो है उसमें क्या क्या कौन कौन लोग होते हैं। तो ये आपका भूमि प्रबंधक समिति के बारे में देखते हैं। भूमि प्रबंधक समिति जो है सभी मेंबर जो ग्राम पंचायत में होते हैं बेसिकली उनको सभी को आपका इंक्लूड करता है। अब जैसे मान लीजिए मेरे ग्राम पंचायत में कितने वार्ड मेंबर हैं, 13 या 14 वार्ड मेंबर हैं। तो 13 या 14 वार्ड मेंबर, ईच वार्ड मेंबर शुड बी द मेंबर ऑफ क्या कहते हैं भूमि प्रबंधक समिति, ठीक है। तो ये आपका जो है, जैसे मान लो कोई भी आप जो है भूमि प्रबंधक कोई भी लैंड को आप अपकीप कर रहे हो या कोई भी चीज़ के लिए आप सुपरवाइज कर रहे हो, तो आपको जो है इन लोगों की कंसल्ट लेना ज़रूरी है। आप जो है इनके कंसल्ट में आप काम करेंगे, ठीक है। ये तो आपका रीजनेबल चीज़ हो गई। बाकी करे ना करे भैया वो तो आप जानते हो प्रैक्टिकल चीज़ें थोड़ी डिफरेंट है थ्योरेटिकल चीज़ों से। तो उसके बाद क्या है आप देख लेते हैं फिर। तो बेसिकली ईच मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ भूमि प्रबंधक समिति, जैसा कि मैं बता ही चुका हूँ। द प्रधान ऑफ ग्राम पंचायत इज द चेयरपर्सन एंड द लेखपाल ऑफ एरिया एज इट्स सेक्रेटरी, ठीक है। तो प्रधान होगा वो ग्राम पंचायत का, वो इसका चेयरमैन होगा भूमि प्रबंधक समिति का, और लेखपाल जो होगा वो इसका सेक्रेटरी होगा, ठीक। अब इसके बाद फंक्शंस एंड ड्यूटीज़ देख लेते हैं। तो सेक्शन 60 ऑफ द कोड में आपकी जो है फंक्शंस एंड ड्यूटीज़ बताई गई हैं भूमि प्रबंधक समिति की, ठीक है। वो सेक्शन 28A में भी बताई गई हैं, तो आप वहाँ भी देखोगे तो यही सेम चीज़ें होंगी। तो पहले हम देखते हैं क्या क्या आपका फंक्शंस एंड ड्यूटीज़ हैं। तो देखिए सेक्शन 60 में आपके फंक्शंस एंड ड्यूटीज़ बता रखी हैं भूमि प्रबंधक समिति के। लाइन बाय लाइन में पढ़ता हूँ, ठीक है। सबसे पहला है कि भूमि प्रबंधक समिति वो रिस्पॉन्सिबल होगी सुपरिंटेंडेंस के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए, मैनेजमेंट के लिए, कंट्रोल के लिए। सुपरिंटेंडेंट होता है देखभाल करना, प्रिजर्वेशन होता है किसी भी चीज़ का संरक्षण करना, मैनेजमेंट होता है किसी चीज़ को संभालना, और आपका जो है कंट्रोल होता है किसी चीज़ को नियंत्रण करना, ठीक है। तो जो भी लैंड हैं आपके, जो भी थिंग्स हैं, ठीक है, इंटरेस्टेड हैं या डीम टू बी इंटरेस्टेड हैं ग्राम पंचायत में सेक्शन 59 के तहत, ठीक है, या फिर ग्राम पंचायत उसकी जो है पोजीशन लेने के लिए इंटाइटल्ड है, ठीक है। इस कोड के लिए
के अंतर्गत या फिर किसी अदर लॉ के अंतर्गत, तो उन सारी लैंड्स को आपका प्रिजर्व करना, सुपरिंटेंडेंट करना, मैनेजमेंट करना, कंट्रोल करना, ये आपके भूमि प्रबंधक समिति की आपका जो है कार्यभार होगा और ये रिस्पॉन्सिबल होगी इस चीज़ के लिए। उसके बाद द सेटलमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ लैंड, तो कोई भी आपका समझौता हो रहा है या कोई भी आपका मैनेजमेंट है आपका लैंड से रिलेटेड, तो उसका जो है आपका ये भी इनका काम होगा। उसके बाद द प्रिजर्वेशन, संरक्षण, मेंटेनेंस, डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट यानी जंगल, ट्रीज आपका पेड़, और पास्चर्स यानी आपकी चरवाही वाली लैंड, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है आपका द मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ आबादी साइट्स एंड विलेज कम्युनिकेशन, ठीक है। तो मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ आबादी साइट्स, उनका जो है मेंटेनेंस करना, उनका जो है विकास कराना, और विलेज कम्युनिकेशंस को बढ़ावा देना। उसके बाद दी मैनेजमेंट ऑफ हाट्स, बाजार एंड मेलास, ठीक है। तो उनका जो है मैनेजमेंट करना हाट, बाजार और मेलास का, ठीक है। उसके बाद है आपका 6 मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज एंड टैंक, मत्स्य पालन और टैंक्स का जो है मेंटेन कराना और उनका डेवलपमेंट कराना। 7वां है आपका द डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो आपकी कॉटेज इंडस्ट्री है उनका डेवलपमेंट कराना, उनका विकास कराना। उसके बाद 8वां है आपका द डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। जो आपका उनका जो एग्रीकल्चर है, कृषि का विकास कराना और उसका जो है इम्प्रूवमेंट कराना। एंड 9th है आपका द कंडक्ट इन प्रोसिक्यूशन ऑफ सूट्स प्रोसीडिंग बाय और अगेंस्ट द ग्राम पंचायत, ठीक है। तो जो कंडक्ट है या जो भी प्रोसिक्यूशन है सूट्स का या प्रोसीडिंग का, ठीक है, जो कि ग्राम पंचायत के द्वारा या उसके अगेंस्ट है, तो उसका जो है वो कराना। उसके बाद सच अदर मैटर एज मे बी प्रेस्क्राइब, और जो भी मैटर हैं जो कि आपके प्रेस्क्राइब किए गए हैं। उसके बाद पावर्स क्या है लेटिंग ऑफ विलेज टैंक्स में, देखो अंडर सेक्शन 61 आपका क्या है कि आप जो है विलेज टैंक्स जो होते हैं, भूमि प्रबंधक समिति आपका सब डिविजनल ऑफिसर्स की जो है प्रीवियस अप्रूवल से वो किसी भी टैंक को किसी भी मैनर में आपका जो है, जो कि आपका जो है 0.5 एकड़ से एक्सीड ना करे, तो उसको जो है आपका प्रेस्क्राइब करा सकती है, ठीक है। उसके बाद कंडक्ट ऑफ सूट्स एंड लीगल प्रोसीडिंग, आप जो है कोई भी मान लो कोई भी सूट या प्रोसीडिंग है, तो भूमि प्रबंधक समिति जो है उस सूट और लीगल प्रोसीडिंग को कंडक्ट करा सकती है, ठीक है। यानी कि उनके नाम में आप जो है भूमि प्रबंधक समिति के नाम में ये सूट एंड प्रोसीडिंग को आप कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अंडर सेक्शन 62 कहता है कि चेयरमैन और सच मेंबर यानी कि आपका प्रधान जी या फिर उनके जो मेंबर हैं भूमि प्रबंधक समिति के, ठीक है, तो वो आपका जो है जो समिति ने आपका इस मैटर के लिए आप मान लो किसी को ऑथराइज कर रखा है, ठीक है, तो वो किसी भी डॉक्यूमेंट को साइन कर सकते हैं या कोई भी आपका जो अदर थिंग्स हैं, ठीक है, जो कि नेसेसरी हैं प्रॉपर कंडक्ट के लिए या प्रॉपर प्रोसिक्यूशन के लिए किसी भी सूट्स या प्रोसीडिंग के लिए, ठीक है, जो कि ग्राम पंचायत के बिहाफ पे है, तो वो उसको जो है कराएंगे, ठीक है। तो ये इसमें सीधी बात ये कही गई है फर्दर। हाँ, और इसके अलावा क्या क्या है, नो सूट और अदर प्रोसीडिंग टू विच एनी ग्राम पंचायत इज अ पार्टी शैल बी कॉम्प्रोमाइज और विड्रॉन ऑन बिहाफ ऑफ सच ग्राम पंचायत अनलेस सच कॉम्प्रोमाइज और विड्रॉल इज अप्रूव्ड बाय रेजोल्यूशन ऑफ द भूमि प्रबंधक समिति एंड प्रायर सैंक्शन ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर इज ऑब्टेन, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया है कि कोई भी सूट या प्रोसीडिंग, ठीक है, जिसमें कि आपका ग्राम पंचायत आपका पार्टी है, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, उसका समझौता नहीं किया जाएगा या उसको विड्रॉ नहीं किया जाएगा, ठीक है। कब तक नहीं विड्रॉ किया जाएगा या कब तक समझौता नहीं किया जाएगा, जब तक कि आपका जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ जो है या आपका जो है विड्रॉल जो है आपका अप्रूव ना किया गया हो भूमि प्रबंधक समिति के रेजोल्यूशन के द्वारा, ठीक है, या फिर उसमें जो है आपको प्रायर सैंक्शन ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर लेना भी आपको जो है मस्ट है भैया। तो आप फिर से समझा देता हूँ, कोई भी प्रोसीडिंग या कोई भी सूट या कोई भी प्रोसीडिंग जिसमें ग्राम पंचायत आपका जो भैया पार्टी है, तो उसको हम जो है उस केस या उस सूट या प्रोसीडिंग को आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा सकते, ना उसको विड्रॉन कर सकते हैं। कब तक विड्रॉन या कब तक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, जब तक कि वो रेजोल्यूशन अप्रूव नहीं किया गया है भूमि प्रबंधक समिति के द्वारा, ठीक है। उसमें जो है प्रायर सैंक्शन ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर भी आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा, ठीक है भैया। इसके बाद आपका थर्ड है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में क्या है आपका पावर्स में, अलॉटमेंट में सेक्शन 63 प्रोवाइड कराता है कोड का कि जो भूमि प्रबंधक समिति है वो प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर, ठीक है, विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर क्या कर सकती है कि जो फॉलोइंग क्लास ऑफ लैंड है, ठीक है, वो उनको जो है फॉर द पर्पज ऑफ बिल्डिंग हाउसेस उनको क्या करा सकती है, अलॉट करा सकती है, ठीक है। मान लो भूमि प्रबंधक समिति है, ठीक है, तो पहले तो वो सब डिविजनल ऑफिसर से आपका क्या लेगी, प्रीवियस अप्रूवल लेगी, ठीक है। तो
जो ये जो नीचे दे रखी है लैंड, इनको जो है आपका अलॉट कर सकती है, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ बिल्डिंग हाउसेस, के आप जो है इन लैंडों पे आप जो है घर बना दीजिए, ठीक है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना आ गई, या फिर आपका जो है, तो उनके तहत आपका आवास बनने होंगे, तो कोई ज़मीन होंगी उन्हीं पे तो बनाओगे, या आप फालतू की चीज़ों पे भाई आवास बना दोगे। तो वही चीज़ इसमें कही गई है। मान लो कोई भी, तो वो ज़मीनें कौन कौन सी होंगी जिनमें आप आवास बना सकते हैं, वो देखते हैं हम। कोई भी वैकेंट लैंड, ठीक है, ये मार्क्ड बाय, ठीक है, सब डिविजनल ऑफिसर फॉर अलॉटमेंट ऑफ आबादी साइट्स, ठीक है, कोई भी वैकेंट लैंड जो कि निःशुल्क आपका प्रदान की गई है, किसके द्वारा, वो आबादी साइट्स के लिए, फॉर द अलॉटमेंट ऑफ आबादी साइट की, इस पर आबादी बचाई जा सकती है, ठीक है। उसके बाद कोई भी लैंड जो है ईयर मार्क करी गई है, ठीक है, आबादी साइट्स के लिए यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट में, यानी कि जैसे मान लो कोई जगह खाली पड़ी है, बंजर ज़मीन है, वहाँ कोई आ ही नहीं रहा है, ठीक है, या फिर कोई ऐसी ज़मीन है, जैसे मान लो हमारे यहाँ गंगा जी हैं साइड में, बराबर में गंगा जी हैं, तो वहाँ ना ज़मीन बहुत खाली पड़ी है, ठीक है, वहाँ लोग अपने खेत कर रहे हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट भी कुछ करती नहीं है, क्योंकि भैया लैंड को आइडल तो छोड़ नहीं सकते, और उस पर ज़मीन हो रही है, तो उसका कोई नुकसान तो है नहीं गवर्नमेंट का। अब उस जगह मान लो इनको विकास करना है, मान लो छोटे छोटे जैसे किसी के यहाँ सीमांत किसान हैं जिनके घर नहीं है, उनको घर देना है, तो मान लो उनको अगर आवास बनाने होंगे, तो वो ज़मीन खाली पड़ी है, तो उसको हम आवास के यूज़ में आप ला सकते हैं। तो ये चीज़ें ये बोली गई है, ठीक है। तो एनी लैंड ईयर मार्क फॉर आबादी साइट अंडर द उत्तर प्रदेश कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट 1953, या फिर कोई भी लैंड एक्वायर्ड की गई है under the provision of Land Acquisition Act 1894 and the right to fair compensation and transparency in land acquisition and rehabilitation and resettlement act 2013। तो कोई भी लैंड, कोई भी भूमि जो एक्वायर की गई है लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के तहत, ठीक है, और उसमें जो है मान लो एक्वायर की है, और राइट टू फेयर कंपनसेशन और ट्रांसपेरेंसी जो आपका एक्ट है उसके द्वारा अगर एक्वायर की गई है, इसका बहुत बड़ा नाम है यार इस एक्ट का, तो राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। मैं ऐसे बता सकता हूँ आपको कि जो है राइट टू फेयर कंपनसेशन, यानी कि आपका कंपनसेशन जो आपका भुगतान किया गया है वो फेयर कंपनसेशन है, और आपका पारदर्शिता मेंटेन की गई है लैंड एक्विजिशन में, या उनका पुनर्वासन में, या उनके जो है रीसेटलमेंट में, ठीक है। तो इस से रिलेटेड जो एक्ट है और वहाँ जो लैंड एक्वायर की गई हैं, तो उसको हम अलॉट करा सकते हैं भैया। तो ये आपका यहाँ ख़त्म होता है। धन्यवाद। 3 तरह की लैंड है भैया, आप याद रखिएगा अलॉटमेंट में। तो बाकी 3 तरह की कौन कौन सी हैं, देखो फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको दोबारा समझा दे रहा हूँ। देखो सबसे पहले आपको सेक्शन 28A लिखना है, जिसमें कि आपका यूपी पंचायती राज एक्ट को मेंशन करना है। फिर आप 117 मेंशन कर सकते हो अगर चाहो तो, क्योंकि वो यूपी जेडीएलआर का था। अब सेक्शन 59 में आपका दे रखा है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में आपका है कि प्रधान और जो सारे मेंबर होते हैं वो भूमि प्रबंधन समिति के मेंबर होते हैं, और उनके पास ये पावर होती हैं। तो ये आपका पावर जो बताई गई है वो सेक्शन 60 में बताई है, उनकी फंक्शन एंड ड्यूटीज़, ठीक है। फंक्शन एंड ड्यूटीज़ आपकी सेक्शन 60 में बताई गई हैं, पावर जो है सेक्शन 61, 62 और 63 में बताई गई हैं। तो 3 पावर है आपका, लेटिंग ऑफ ब्लेस टैंक्स, ठीक है, कंडक्ट ऑफ सूट्स एंड लीगल प्रोसीडिंग, और आपका जो है अलॉटमेंट, ठीक है। तो उसमें की पॉइंट क्या है आपका, जो सेकंड है ना 62, जिसमें कि आपका सूट्स एंड लीगल प्रोसीडिंग है, तो उसमें की पॉइंट ये याद रखना है कि भैया हम बिना अप्रूवल के या बिना प्रायर सेंक्शंस के आप जो है सूट या प्रोसीडिंग को विड्रॉ या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो ये की पॉइंट याद रखना है। बाकी ये हो गया क्वेश्चन आपका। धन्यवाद।